सभी को मेरा नमस्कार। आप सबको पता है कि अब 9वीं क्लास की एनसीईआरटी चल रही है, जिसमें आज हम दूसरा चैप्टर कर रहे हैं, पाठ दूसरा, जिसके लेखक हैं हमारे राहुल सांस्कृत्यायन जी। और इनका जन्म 1893 में उनके ननिहाल गांव में बंदहा जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका पैतृक मतलब पिताजी का जो गांव था कैनेला था, और उनका मूल नाम था केदार पांडे। और इनकी शिक्षा जो थी काशी, आगरा, लाहौर में हुई थी। उन्होंने 1930 में श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, और तब से उनका नाम राहुल सांस्कृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, तिब्बत, चीनी और जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य के बहुत महा महान कवि माने जाते हैं। और सन 1963 में इनका देहांत हो गया। राहुल सांस्कृत्यायन जी ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। जो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे कि मेरा जीवन यात्रा, 6 भाग, दर्शन और दिग्दर्शन, और 22वीं सदी, बोलगा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी और घुमक्कड़ शास्त्र इनकी प्रमुख कृतियां हैं। ये प्रमुख कृतियां, रचनाएं हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीतिक, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर भी गांधी जी द्वारा गांधी जी ने इन सभी विषयों पर भी पुस्तकें लिखी असंख्य। और इनकी पुस्तकें 150 150 पुस्तकें हैं। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार किया और अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया। इन्होंने जो यात्रा वृत्तांत लेखक में राहुल जी का स्थान अनंत था, बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। यात्रा वृत्तांत जो यात्रा पे जो कोई लेखन लिखा जाता है उसको बोला जाता है यात्रा वृत्त। ठीक है, तो इसलिए हम यात्रा वृत्तांत आज हम पढ़ेंगे। तो उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा, और इससे होने वाले लाभों का विस्तार वर्णन से करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया है। तो घुमक्कड़ वो जो यात्रा वृत्तांत में उन्होंने मंजिल के स्थान पर घुमक्कड़ी का उद्देश्य बताया है। तो आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि घुमक्कड़ से मनोरंजन और ज्ञानवर्धन और अज्ञात और स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जन जीवन की सुंदर झांकियाँ प्रस्तुत की है। कहना चाहते हैं जो हमारे लेखक जी हैं, उन्होंने यात्रा वृत्तांत के माध्यम से उन्होंने मनोरंजन ही नहीं, उन्होंने ज्ञानवर्धन ज्ञान बढ़ाने के लिए और ऐसे स्थान गए जो उसको ज्ञात नहीं है उसके बारे में जानकारी इकट्ठी की, और उन्होंने भाषा, उनकी संस्कृति का आदान प्रदान किया। ठीक है, और उनके जो जन जीवन का सुंदर झांकी प्रस्तुत किए। तो आप देखेंगे तो उनके एक पाठ हम पढ़ेंगे जो यात्रा वृत्तांत के ऊपर ही है। तो जो हमारे जो अगला पाठ है उसी के बारे में पढ़ेंगे, जो उन्होंने अपनी एक यात्रा के बारे में विवरण किया है, कि आप देखेंगे उसका अंश छोटा अंश है। तो यहाँ पे संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929 से 30 में नेपाल के रास्ते की थी। और उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा अनुमति नहीं थी, तिब्बत यात्रा नहीं कर सकते थे भारतीय, इसलिए उन्होंने ये यात्रा एक भिखमंगे के छद्म भेष में की, भिखमंगे के रूप में की थी, जिसमें तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्ते का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया। और इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बत समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो आइए हम पाठ पढ़ते हैं। हमारा पाठ का जो नाम है लहासा की ओर। तो आइए हम पाठ स्टार्ट करते हैं अपना। यह पाठ हमारा दूसरा है, लहासा की ओर। तो वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिड़पोड़ का रास्ता जब नहीं खुला, तब नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान भी चीजें इसी रास्ते पे तिब्बत जाया करती थी, और ये व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था। इसलिए ये जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए थे, और जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल
बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। मतलब अब वहाँ फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसान ने अपनी बसेरा बना लिया, किसानों क्या कर लिया, अपना बसेरा बना लिया है। और वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। आबाद मतलब जहाँ लोग रहते हैं। ऐसे ही परित्यक्त एक चीनी किला है। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम भी बातें हैं। और वहाँ पाती छुआछूत का सवाल नहीं है और ना ही औरतें यहाँ पर्दा करती हैं। मतलब वहाँ ना जातिवाद है, ना ही किसी प्रकार का पर्दा होता है। वह बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगे को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। मतलब वहाँ भिखमंगों को चोरी के मतलब घर के अंदर नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर भी जा सकते हैं। मतलब घर के भीतर जा सकते हैं, वहाँ डर नहीं है, खाली चोरों से मतलब भिखमंगों से डर है। चाहे बिल्कुल अपरिचित हो तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक भी दीजिए। वह चाय और चोड़ी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग की बनाकर मिट्टी के टोटीदार बर्तन, मतलब मिट्टी वाला बर्तन में टोटीदार बर्तन खोटी में रख के उसको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर होती है, बैठक की जगह चूल्हे से दूर होती है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़े, तो आप खुद जाकर चौड़ी में चाय मथ कर ला सकते हैं। और चाय का रंग तैयार हो जाने पर नमक और मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। तो आगे देखेंगे। तो आगे इस प्रकार परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया और हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी। और जो चीटें थी उसे दे दी। और शायद ही उस दिन हम थोड़ला के पहले ही, थोड़ला मतलब होता है, थोड़ला मतलब होता है तिब्बत का स्थान। ठीक है, होता है थोड़ला मतलब तिब्बत का स्थान। पहले ही आखिरी गांव में पहुंच गए। और यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे। जो उसके साथ था उसके भी जान पहचान के आदमी थे। सुमति उसके साथ में था। और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के बेस में और घोड़े पर सवार होकर आए थे। घोड़े पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे। और बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर थी। खासकर शाम के वक्त छड़ पीकर बहुत कम होश में हवास को दुरुस्त रखते थे। मतलब कुछ ऐसी नशीला पदार्थ था, उसको पी के पड़े रहते थे। आगे देखेंगे। अब हमें सबसे विकट डांडा थोड़ला पर पार करना था। डांडा मतलब होता है ऊंची जमीन। डांडला मतलब होता है ऊंची जमीन। डांडा तो और थोड़ला पार करना था। और थोड़ला मतलब तिब्बत का स्थान और ऊंचा स्थान था, पार करना था। और डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। और 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गिराव नहीं होते थे। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता था। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी नहीं मिल सकती। लेकिन इस निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। क्योंकि कोई वहाँ सुनसान जगह है, कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती। वहाँ गवाह भी तो नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते, मतलब कि पहले आदमी को मार डालते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसे है कि नहीं। हथियार का कानून ना रहने के कारण, वहाँ हथियार का कानून है ही नहीं, ना रहने के कारण वहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। मतलब वहाँ पे किसी प्रकार का कानून प्रबंध नहीं है हथियार के ऊपर, इसलिए लोग लाठी की तरह ही, जैसे लोग आम आदमी लोग लाठी लेके रखते हैं घर में, उसी तरह से वहाँ पे लोग पिस्तौल और बंदूक रखते फिरते। डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद उसे अपने प्राणों को खतरा है। गांव में उसे मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोड़ला के मतलब तिब्बत के स्थान पर खून हो गया है। शायद खून की
उतनी परवाह नहीं करते, खून की उतनी परवाह नहीं करते, क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते तो टोपी उतार मतलब टोपी को उतार देते और जीभ निकाल कर कूची कूची मतलब बोलने लगते, मतलब दया दया करो, और 1 पैसे कहते, 1 पैसे मांगते और भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते हैं, और अगला पड़ाव था 16-17 मील से कम नहीं था, 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा, यहाँ से लड़कोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो और सामान भी रख लेंगे और चढ़ लेंगे। तो आइए आगे देखते हैं। उन्होंने कहा कि 2 घोड़ा ले लो, क्योंकि अब जो रास्ता है बहुत लंबा है, तो अब घोड़ा ले लो, घोड़े पर सामान लाद देंगे। तो आगे देखेंगे। दूसरे दिन हम घोड़े पर सवार होकर ऊपर की ओर चले और डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे मतलब बताया ना आपको, मतलब ऊंची जमीन के ऊपर जा पहुंचे और हम समुद्र तल से 17 और 18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे और हमारी दक्षिण दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चल रहे। श्वेत शिखर मतलब बर्फ थी इसके ऊपर चले गए थे और भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, ना उन पर बर्फ की सफेदी थी ना किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पे डांडे मतलब ऊंचा स्थान के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर और जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। मतलब वहां पे पवित्र स्थल था उनके भगवान का। अब हम बराबर उतराई पर चल रहे थे, मतलब ढलान पर चल रहे थे। और चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। चढ़ाई मुश्किल थी मगर उतरना इतना मुश्किल नहीं था। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। मैं उसे मारना नहीं चाहता था और धीरे धीरे बहुत ही पिछड़ गया, मतलब धीरे धीरे बाकियों, और मैं दोनकुई कश्तों की तरह अपने घोड़े पे झूमता हुआ चलता जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह सुस्त पड़ जाता और एक ही जगह 2 रास्ते फूट रहे थे, मतलब एक जगह 2 रास्ते दिख रहे थे और मैं बाएं रास्ता लेकर मील और 1.5 मील चला और आगे घर से पूछने से पता चला कि लड़कोर का रास्ता दाहिने वाला था। जो लड़कोर जहाँ जाना था वो दाहिने वाला रास्ता था। फिर मैं लौट कर उसी को पकड़ा और 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। और मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और वह मतलब से गुस्से में लाल बैठा था सुमति, और अब तो वह पूरे गुस्से में था। और उन्होंने कहा, मैंने तो 2 टोकरी कंडे फूक दिए, मतलब उपले जो गाय के गोबर से बनते, और 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं मित्र, देख नहीं रहे कि कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात का पहुंचने का उम्मीद रखता था। उसने कहा मैं तो इससे भी ज़्यादा लेट पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमिति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लड़कोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे और यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे, मतलब जहाँ जहाँ बैठे थे, जहाँ पे लोग थे वो भी अच्छे यजमान थे। और पहले चाय सत्तू खाए और रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। मतलब सत्तू मतलब जो अनाज का पीसा हुआ होता है उसको बोलते हैं सत्तू, और गर्मा गर्म थप्पा मतलब सत्तू चावल के साथ मूली या हड्डी या मांस के साथ पतली ये लेई की तरह पकाया गया पदार्थ होता है। ठीक है, तो आगे देखेंगे। आगे था कि अब हम टेढ़ी के विशाल मैदान में थे। किसके थे? टेढ़ी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ी और उसी पहाड़ी का नाम था टेढ़ी। समाधि घिरी थी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे, मतलब जान पहचान वाले थे। कपड़ों की पतली पतली चीरी, मतलब उसको जो फाड़ के पतली पतली बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए गए कपड़े खत्म हो जाने पर इसकी कपड़े बोध गया का गंडा
गंडा बना लेते और अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। और मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देगा। मैंने उससे कहा भी कि किस गांव में ठहरना है और उसमें भले ही गंडे बांट दो, मतलब जो भी है भले गंडे बांट दो, मगर आप आपस के गांव में मत जाओ, मतलब आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुँच कर रुपये दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया और दूसरे दिन हमने भरिया की ढूंढने की कोशिश की। ठीक है, और कोशिश की लेकिन कोई ना मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा होता, लेकिन अब 10 और 11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा है। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े सिर पर रख ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। मगर आप 2 बजे की सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं और जो ललाट की धूप से जल रहा है, ललाट मतलब माथा धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। और फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी और डंडा हाथ में लिए और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तढ़ी में ही थे, लेकिन वह एक यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर बिहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन थी छोटे बड़े जमींदारों में बटी हुई थी और इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों और बिहारों में था। अपनी अपनी जागीर में हर एक जमींदार कुछ खेती और खुद भी करता था, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते। खेती के इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती की मुखिया भिक्षु नम से बड़े भद्र पुरुष थे और वो बहुत ही प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर या बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित थी, मतलब कि जहाँ वो मंदिर पर पहुंचे थे बहुत अच्छा मंदिर था जो बुद्ध के वचन लिखे हुए थे और अनुवादित थे और हस्तलिखित में हाथों से लिखा गया 103 पोथियां रखी हुई थी। मेरा आसन आगे देखेंगे, मेरा आसन वहीं लगा और मैं बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी और एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के लिए बारे में पूछा। मैं अब पुस्तक के भीतर था, मतलब गहरे ध्यान में पुस्तक को ध्यान से पढ़ रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए और मैंने समझा था कि 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर के बाद चले आए और टिहड़ी गांव वहां से बहुत दूर ना था और हमने अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो इस प्रकार हमारा जो राहुल संस्कृतियान द्वारा लिखा गया जो पाठ था लहासा की ओर, तो ये बहुत ही सुंदर यात्रा वृत्तांत था कि किस प्रकार से उन्होंने कैसे कहाँ पे अपना यात्रा किया और किस प्रकार से वहाँ का पर्यावरण था, वहाँ का सुंदरता कैसे थी और वहाँ के लोग कैसे थे, उनकी भाषा कैसी थी। तो इस प्रकार से हमने उनका इस लहासा की ओर के माध्यम से जाना। तो ये पाठ हमारा ख़त्म हो गया है दूसरा, तो अब हम अगला करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। आप सबका दिन शुभ हो। थैंक यू।